हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नेहा कहती है, तो फिर तुमने क्या सोचा है आरव के बारे में? उसे माफ़ करोगी या? सोनिया बीच में ही कहती है, अरे यार क्यों माफ़ नहीं करेगी, ही डिज़र्व वन चांस। विशाल की पत्नी कहती है, हाँ फिर उसके अंदर आए बदलाव को हम सब ने देखा है। उसे अपने किए पर किस हद तक पछतावा है, ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं है ना नैना? वो उसका मन टटोलते हुए पूछती है। नैना कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा कहती है, क्या समझ नहीं आ रहा तुझे? देख भाई, मैं मुंह पे बोलती हूँ लेकिन सच बोलती हूँ और खड़ा बोलती हूँ। अगर तेरे दिल में उसके लिए कुछ है तो उसे माफ़ कर दे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर, और अगर नहीं है तो कोई अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देख और उसके साथ अपना घर बसा ले। कम से कम वंश को तो पिता का प्यार मिले। क्यों रुकी है तू फिर 5 सालों से? नैना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस वो एक टक सामने देखती रहती है। नेहा कहती है, तेरी जगह मैं होती तो कब का आरव को माफ़ कर देती। नैना उसकी तरफ देखती है। नेहा कहती है, हाँ सच कह रही हूँ, जितना मैंने उसे जाना है सच कह रही हूँ, वो एक मौका डिज़र्व करता है। अब तो मुझे ही देख ले, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। हमारी गली में ही रहने वाले विनय, जो कहने को मुझे मुंह बोली बहन कहता था, पर उसकी गंदी नज़रें हमेशा मेरे जिस्म पर मंडराती रहती थी। मुझे छूने के बहाने ढूंढता था वो, और फिर एक दिन उसने मेरे साथ, मैंने घर पर बताया और पुलिस में जाने के लिए बोला। पुलिस के नाम से ही वो डर गया और मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा कि उससे अनजाने में ये गलती हो गई है, वरना वो ऐसा नहीं है। और अपनी भूल को सुधारने के लिए वो मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे पापा पुरानी सोच के मालिक कि हाँ पुलिस में जाएंगे बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर उन्हें विनय की बात सही लगी। एक बार को तो उसके आंसू देखकर मुझे भी लगा कि इसे सच में पछतावा है, पर मुझे क्या पता था कि सज़ा से बचने के लिए उसने ये नाटक किया है। नैना बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। नेहा कहती है, फिर क्या, आनन फानन में मेरी शादी कर दी गई। मुझे भी ये था कि चलो विनय अपनी भूल सुधारने की कोशिश तो कर रहा है ना, पर मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई जब मैं शादी करके उसके घर गई। जाते उसने मुझे कमरे में बंद करके अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उससे छूटने का प्रयास करते हुए कहती रही, ये क्या कर रहे हो? तो वो बड़ी गंदी भाषा में बोला, साली मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाएगी? अब तो पति बन गया हूँ मैं तेरा, मेरा जो मन करेगा तेरे साथ वो सब करूँगा। लाइसेंस जो मिल गया है मुझे, जो दिया है तेरे बाप ने। ये कहकर वो मेरे जिस्म से मेरे कपड़े अलग करने लगता है। मैं रोते हुए मिन्नतें करती रही, नहीं प्लीज़, तुमने तो कहा था कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। विनय कहता है, चल चल पछतावा और मुझे, ये कहकर वो तेज़ तेज़ हंसने लगता है और फिर मुझे बिस्तर पर धक्का देते हुए कहता है, जब से तेरे कोमल बदन को छुआ है ना, माँ कसम तड़प उठ रही है तुझे फिर से छूने की। ये कहकर वो एक बार फिर मुझ पर हावी हो जाता है। उसका जब दिल करता था तब वो मेरे साथ कि वो मेरा पति है। मैंने अपने घर बताया तो मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि वो मेरा पति है। उसे अपने किए पर कोई दुख नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। अरे उसे तो पछतावे का मतलब भी नहीं पता था। वो तो शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया और एक एक्सीडेंट में विनय की मौत हो गई और मुझे उस आदमी से आज़ादी मिली। फिर थोड़ा रुक कर आगे वो बोलती है, पछतावा तो वो है जो आरव कर रहा है, वो भी 5 सालों से। दिखता है उसकी आंखों में। तेरी परमिशन के बिना अपने बच्चे तक को नहीं छुआ उसने, नज़रें तक नहीं मिला पाता वो तुझसे, और शायद माफ़ी भी नहीं मांगी है उसने तुझसे, क्योंकि वो भी खुद को माफ़ नहीं कर पाया है। अगर उसे पछतावा ना होता, अफसोस ना होता, तो हर रात एक नई लड़की के साथ होता, पर नहीं, वो भी तड़प रहा है पिछले 5 सालों से। बाकी फ़ैसला तुझे करना है। मैं तो सिर्फ इसलिए ये बता रही हूँ कि मैंने भी ये सब महसूस किया है, इसलिए मुझे आरव की आंखों में सच्चाई नज़र आती है। बाकी तेरी मर्ज़ी। सोनिया कहती है, हाँ फिर हमारा समाज है ही ऐसा, हम लोग अपराधी को तो स्वीकार कर लेंगे, पर अगर कोई अपनी गलती मान रहा हो, वो सुधरना चाहता हो, तो उसे सुधरने नहीं देंगे, बल्कि खींच खींच कर वापस कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे कि नहीं तू अपराधी है, तुझे सुधरने का कोई हक नहीं, तू गुनहगारी रह।
अरे हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें गुनाह को मिटाना चाहिए, ना कि गुनाहगारों को। मैंने भी बिजनेस के सिलसिले में कई बार आरव से मुलाकात की, उसे करीब से जानने की कोशिश की और कई बार तो उसे रिझाने की भी कोशिश की, पर मजाल है उसने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा भी हो। मैं तो माफ़ कर चुकी हूँ उसे, बाकी तेरी मर्जी। बाकी मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जो जेल जाकर भी नहीं सुधरते, उन्हें तब भी अपने किए पर कोई अफसोस नहीं होता। नेहा कहती है, ये पछतावा तो दिल से होना चाहिए ना यार, जो कि उसको है, और फिर अपने हिस्से की सज़ा तो वो भुगत ही चुका है ना। विवान के साथ पलक थी, तेरे पास वंश था, हम सब थे, पर वो तो अकेला ही था ना 5 सालों से। तो क्या ये किसी सज़ा से कम है? तू भी खुश नहीं है, ये भी हमें पता है। प्लीज़ वन चांस वो डिज़र्व करता है। नैना उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। मोहिनी कहती है, दीदी खाना बन गया है। तभी विशाल और वंश वापस आते हैं। वंश के दोनों हाथ खिलौने से भरे हुए थे और विशाल के हाथ भी। नैना की नज़र दोनों पे पड़ती है, वो हैरानी से कहती है, इतने सारे खिलौने क्यों विशाल? विशाल कहता है, अरे भाई कल मेरे बडी का बर्थडे है तो खिलौने तो बनते हैं। वंश तो बस अपने नए खिलौनों के साथ लगा हुआ था। नैना कहती है, हाँ तो कल है बर्थडे, आज ही क्यों ले आए सब? विशाल की पत्नी कहती है, दरअसल नैना कल हम सब वापस जा रहे हैं अमेरिका। नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या इतनी जल्दी? विशाल कहता है, देख कभी ना कभी तो जाना ही था, फिर हम सब तो यहाँ ये देखने आए थे कि आरव बदल गया है या नहीं। वो सच में बदल गया है नैना, अब इससे आगे तुझे ही चलना है, हम सब तो तेरे साथ हमेशा ही रहेंगे। अब सारा बिजनेस तूने अच्छे से संभाल लिया है। नेहा कहती है, हाँ मेरी जान, बस तू जहाँ भी रह खुश रह, पर हमें भूल मत जाइयो। नैना कहती है, पागल हो गई हो, तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम सब ने उस वक्त मेरा साथ दिया, उस वक्त मुझे संभाला जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। कितनी मदद की थी तुम सब ने मेरी, जबकि हम सिर्फ अनजान थे एक दूसरे के लिए। वंश की डिलीवरी, उसकी देखभाल, फिर बिजनेस ज्वाइन करवाना, बहुत किया है यार तुम सब ने मेरे लिए। नेहा कहती है, चल चुप कर, एक दूंगी। ये सारी कामयाबी तूने अपनी मेहनत से हासिल की है, हम सब ने कुछ नहीं किया है, पर अब हमें जाना होगा। वो सब एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। सभी की आंखें नम थी। कुछ देर में सब खाना खाकर नैना को एक बार और अच्छे से समझाकर निकल पड़ते हैं वहाँ से अपनी मंजिल के लिए। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। उधर आरव भी अपने जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपने सारे अधूरे काम को जल्दी से पूरा कर रहा था ताकि वो जल्दी से यहाँ से चला जाए। खैर रात होती है। नैना सारा दिन की थकी हुई थी तो वो जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन वंश का बर्थडे था। अगले सुबह नैना उठती है और बड़े प्यार से वंश का माथा चूमते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे वंश, तुम्हें दुनिया की सभी खुशियाँ मिले। ये बोलते वक्त उसकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं। वंश नींद में हिलते हुए कहता है, थैंक यू मम्मा। इसके बाद वो दोबारा सो जाता है। नैना उठती है और नहाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ आरव भी उठ गया था। विवान भी उठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो अपने कमरे में ही था। पलक परी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। बीच बीच में वो विवान को मनाने की कोशिश भी कर रही थी। अब मान भी जाओ ना विवान, आई एम सॉरी ना, गलती हो गई, प्लीज़ यार, मुझे तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। विवान उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे भी अच्छी नहीं लगी तुम्हारी बातें। परी दोनों को देख रही थी। तभी आरव सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है। विवान के कमरे का दरवाज़ा खुला था तो परी की नज़र आरव पर पड़ती है। वो भागकर आरव के पास जाते हुए कहती है, बड़े पा। आरव भी उसे गोद में उठा लेता है। परी कहती है, बड़े पापा, मैं आपके साथ स्कूल जाऊंगी। मम्मी पापा तो दोनों गंदे हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। वो अपनी आंखों को मटकाते हुए बोलती है। विवान और पलक भी उसकी बातें सुन लेते हैं। आरव उन दोनों की तरफ देखता है और थोड़ी नाराज़गी से कहता है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम दोनों को। जो भी दोनों के बीच की बात है उसे क्लियर करो और खुश रहो दोनों। जब देखो बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो। कब बड़े होंगे तुम दोनों? हमेशा नहीं रहूँगा मैं तुम्हें समझाने के लिए। ये कहता हुआ वो परी को लेकर स्कूल चला जाता है। विवान का दिमाग अटक जाता है उसकी कही लाइन में। हमेशा नहीं रहूँगा मैं तुम्हें समझाने के लिए। विवान मन में कहता है, ये ऐसा क्यों बोल कर गया?
दूसरी तरफ नैना नहाकर रेडी हो गई थी। वंश पीछे से जाकर अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेटते हुए कहता है, मम्मा मेरा गिफ्ट। नैना पीछे मुड़कर वंश को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? वंश कहता है, मैं जो मांगूंगा आप सच में ला कर दोगे? वो मासूमियत से बोलता है। नैना उसके गाल चूमते हुए कहती है, पक्का ला कर दूंगी। वंश अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, प्रॉमिस? नैना कहती है, प्रॉमिस बाबा, अब बताओ तो सही क्या चाहिए? वंश एकदम से कहता है, पापा। ये सुनते ही नैना के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एकदम से गायब हो जाती है और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू अपनी जगह बना ही लेते हैं। क्या जवाब देती वो वंश की बात का? वो इमोशनल हो जाती है और एकदम से वंश को अपने सीने से लगा लेती है। ना जाने कितनी बार वो उसका चेहरा चूम लेती है। वंश मासूमियत से कहता है, क्या हो गया आपको मम्मा? नैना बड़ी मुश्किल से खुद को शांत करती है और फिर अपनी आंखें साफ करते हुए कहती है, कुछ नहीं, चलो स्कूल के लिए देर हो रही है ना। कुछ देर में वो भी वंश को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद नैना की और आरव की गाड़ियाँ आमने सामने थी। दोनों ही अपनी गाड़ी में से उतरते हैं। परी और वंश एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे की तरफ लपकते हैं। आरव और नैना की नज़र भी एक दूसरे पर पड़ती है। परी ने आरव का हाथ पकड़ा हुआ था, वंश ने नैना का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों बच्चे दोनों का हाथ पकड़कर एक दूसरे के सामने लेकर आते हैं। हैप्पी बर्थडे वंश, आज वंश का बर्थडे है बड़े पापा। ये सुनते ही वंश नैना की तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हो कि सच में आज उसके बच्चे का बर्थडे है। इतने में परी की एक और फ्रेंड आ जाती है और परी को अपने साथ ले जाती है। रह जाते हैं बस आरव, वंश और नैना। आरव अब भी वंश का मासूम सा चेहरा देख रहा था। वंश एकदम से उसका हाथ पकड़कर कहता है, आप मुझे विश नहीं करोगे सुपर हीरो? आरव का दिल भर आता है। तड़प उठ रही थी उसके सीने में अपने बेटे को गले लगाने के लिए। हाथ बेचैन हो रहे थे उसे छूकर देखने के लिए। वो कितना कुछ उससे कहना चाहता था, कितना प्यार करना चाहता था, जी भरकर प्यार करना चाहता था। एक बाप की तरह उसके साथ खेलना चाहता था। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। नैना जो कब से उसके चेहरे पर आने वाले भाव को देख रही थी, उसकी आंखें भी नम हो जाती है। शायद वो आरव का चेहरा देखकर ये समझ गई थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। आरव अपनी आंसू भरी आंखों से नैना की तरफ देखता है, जैसे परमिशन मांग रहा हो कि क्या मैं एक बार अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लूं। नैना अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए अपनी आंखें झुका लेती है और वहां से दूर हट जाती है। शायद वो कमज़ोर पड़ रही थी, पर परमिशन दे दी थी उसने आरव को। आरव घुटनों के बल नीचे बैठता है और कस कर वंश को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे बेटा। ऐसा बोलते वक्त उसकी आवाज़ अटक रही थी, आंसू बह रहे थे। उसके तपते कलेजे को ठंडक मिल गई थी। आरव भी ना जाने कितनी बार उसका चेहरा चूम लेता है, तो कभी उसके छोटे छोटे हाथ, कभी उसका माथा। वंश कहता है, आज सबको हुआ क्या है? पहले मम्मा भी रोते हुए मुझे प्यार कर रही थी और अब आप भी सुपर हीरो। उसकी बात पर रोते हुए आरव के होठों पर स्माइल आ जाती है। नैना जो कुछ दूर खड़ी दोनों को देख रही थी, आंसू उसके भी नहीं रुक रहे थे। आरव वंश को जी भर कर प्यार करने के बाद खड़ा होता है और मन में कहता है, मैं आज ही यहाँ से दूर चला जाऊँगा। एक बार अपने बच्चे को सीने से लगाना चाहता था, वो लगा लिया। अब ये एहसास ही काफ़ी है मेरे लिए। तभी वंश कहता है, वैसे तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता सुपर हीरो, पर आप मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए आप रात को आएंगे ना मेरे साथ? सिर्फ मैं, आप और मम्मा। कहा तो आरव आज ही यहाँ से जाने की सोच रहा था और अब वंश उसको अपने घर पर बुलाना चाहता है। बोलिए ना सुपर हीरो। आरव बड़ी मुश्किल से कहता है, मैं कोशिश करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से जल्दी चला जाता है। शायद वो ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता था। दिन बीत जाता है और रात होती है। नैना ऑफिस से जल्दी आ गई थी क्योंकि आज वो सारा खाना खुद बनाने वाली थी, इसलिए मोहिनी अपने घर पर मिलने चली गई थी। वंश बार बार गेट की तरफ देख रहा था। नैना टेबल पर छोटा सा केक रखते हुए कहती है, क्या हुआ वंश, बार बार गेट की तरफ क्यों देख रहे हो? वंश कहता है, ओह हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। वो आपसे बिना पूछे मैंने सुपर हीरो को बुला लिया, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं? ये सुनते ही
नैना का दिल धक धक करने लगता है। तभी घर की डोरबेल बजती है। वंश भागकर गेट खोलते हुए कहता है, आ गई सुपर हीरो। ये कहता हुआ वो गेट खोलता है। सामने आरव खड़ा था जो पूरा खिलौनों से लदा हुआ था। पहली बार वो अपने बच्चे के लिए कुछ ले रहा था तो उसे जो पसंद आया वो सब ले लिया उसने। कपड़े, खिलौने, चॉकलेट्स और भी ना जाने क्या क्या। वंश एकदम से उससे लिपट जाता है। आरव वो सारी चीज़ें उसके सामने रखता है और रखकर जैसे ही खड़ा होता है तो उसकी नज़रें नैना की नज़रों से मिलती है। आरव नैना के पास जाकर धीरे से कहता है, सॉरी, तुमसे बिना पूछे ही आ गया। वो वंश ने कहा तो मैं मना नहीं कर पाया उसे, पर मैं जल्दी चला जाऊंगा। नैना बिना कुछ बोले किचन में चली जाती है। वंश आरव का हाथ पकड़कर कहता है, आइए ना सुपर हीरो, पहले खाना खाएंगे फिर केक कटिंग करेंगे। वो कितने अपनेपन से बोल रहा था कि आरव चाहकर भी उसको मना नहीं कर पा रहा था। आरव मन में कहता है, बस आज रात, कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा, यही सही है, खासकर नैना के लिए। कम से कम वो अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ जाएगी ना। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी नैना डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए कहती है, वंश आओ, खाना खा लो। वो आरव की तरफ देखकर बोलती है। आरव समझ जाता है कि नैना उसे ही बोल रही है। वो दोनों आकर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। नैना पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है। वंश सब्जी का बाउल उठाते हुए कहता है, क्या बनाया है मम्मी ने? और फिर उसमें पनीर की सब्जी देखकर वो और आरव एक साथ कहते हैं, वाह, पनीर मेरा फेवरेट। किचन में खड़ी नैना जब ये सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। वंश हर तरीके से आरव पर गया था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि क्या नैना आरव को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी या फिर नकाबपोश की अगली चाल से ये दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। और क्या होगा जब वंश को पता चलेगा कि उसके पापा और कोई नहीं बल्कि आरव ही है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।